दोस्तों, हाल फिलहाल में रशिया ने यूएसए के ऊपर ये इल्जाम लगाया है कि वो यूक्रेन की हेल्प कर रहे हैं बायोलॉजिकल वेपन्स को बनाने में। अब देखिए कितनी सच्चाई है इस बात में, इसके बारे में आज के इस आर्टिकल में हम जानेंगे और साथ के साथ जानेंगे कि भारत का इस बारे में क्या विचार है। और उसके अलावा हम जानेंगे कि ये बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन कन्वेंशन जो है किस तरह से हमारे यूपीएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और यहां से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए इस एग्जाम पर्पस से। आज के वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा। दोस्तों, अपनी गलतियों को सुधारने का बहुत कम मौका मिलता है हर एक को। आप भी अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। आपके लिए मैं 3 प्रोग्राम लेके आया हूं जो आने वाले प्रीलिम्स में आपके रिजल्ट को और बेहतर कर सकता है, जहां पे आपके सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो और भी ज्यादा ब्राइट हो सकते हैं। यहाँ पे हमारा पहला प्रोग्राम है तेजस प्रोग्राम, जहां पे मात्र 250 घंटे में हम आपको प्री के स्टैटिक और करंट अफेयर दोनों पार्ट्स को कवर करवा रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपके लगभग 15 जीएस के टेस्ट है और 4 सी सेट के टेस्ट हैं और साथ के साथ वीकेंड पे आपके डाउट सेशन भी है। अब आप में से शायद कुछ को लगता हो कि मेरे जीएस के पेपर की अच्छी तैयारी है बट सी सेट की उतनी दुरुस्त तैयारी नहीं है, तो उनके लिए हम लेके आए हैं एक सी सेट प्रोग्राम, जहां पे मात्र 50 घंटे में आप अपने सी सेट के पेपर को तैयार कर सकते हैं। इसमें आपके 4 फुल लेंथ टेस्ट हैं सी सेट के। लेकिन जिन्हें सी सेट और जीएस दोनों में ही प्रॉब्लम है, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा तेजस प्रोग्राम। अब मान लीजिए आपको लगता है कि आपकी जीएस की तैयारी भी हो चुकी है, सी सेट की भी तैयारी हो चुकी है। अब आपको मात्र एक टेस्ट सीरीज चाहिए जहां पे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें। तो उनके लिए हम एक प्रोग्राम लाए हैं, लास्ट माइल लीप। यहाँ पे कोशिश हमारी ये है कि आप अपनी गलतियों से सीख सके कि कौन से एरिया में आपको इंप्रूव करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट हैं, करंट अफेयर बेस्ड टेस्ट हैं, आपके फुल लेंथ टेस्ट हैं और 4 सी सेट के टेस्ट भी इसमें इंक्लूडेड हैं। तो यहाँ पे आपके प्रीलिम्स की हर तरह की रिक्वायरमेंट के लिए एक प्रोग्राम है। आपको जौन सा प्रोग्राम अच्छा लगता है उसके बारे में आप इंक्वायरी कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके video.onlyis.in पे जाके, और आप कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर पे 7007-931-912, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं info@onlyis.com पे जाके। आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कन्वेंशनल वेपन्स और केमिकल, बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर वेपन में क्या फर्क होता है। देखिए, जो आपके कन्वेंशनल वेपन्स होते हैं या ट्रेडिशनल वेपन्स होते हैं, इसमें आप गन्स का इस्तेमाल करते हैं, आप तोप का इस्तेमाल करते हैं या छोटी मोटी मिसाइल्स या रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल करते हैं। बट जैसे ही आप मिसाइल्स के आगे न्यूक्लियर वॉरहेड को लगा देते हैं, यानी जिसमें हम यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं या रेडियो एक्टिव मटीरियल का इस्तेमाल करते हैं, उसे हम न्यूक्लियर वेपन कह देते हैं। इसके अलावा 2 और टाइप के आपके वेपन्स होते हैं। एक होते हैं बायोलॉजिकल वेपन्स। जैसे आप सभी को अक्सर ये सुनने को मिलता होगा कि ये जो कोविड वायरस है, ये कोरोना वायरस है, ये वुहान की एक लैब में बनाया गया था और एक्सीडेंटली या पर्पसफुली इस वायरस को वर्ल्ड में फैलाया गया। अब दोनों ही केस में ये एक तरह का बायोलॉजिकल वेपन है अगर ये वुहान की लैब में क्रिएट किया गया है। उसके अलावा कुछ केमिकल वेपन्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने वर्ल्ड हिस्ट्री जब पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जूस के ऊपर किस तरह से हिटलर ने अत्याचार किए थे वर्ल्ड वॉर 2 में। अब जिन गैस चैम्बर्स में निर्दोष जूस को मारा गया था, वो आपके केमिकल हथियारों को यूज करते हैं। मतलब यहां पे कुछ जहरीली गैस या केमिकल को रिलीज किया जाता है और जिससे आप बहुत बड़ी पॉपुलेशन को इंपैक्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स में दोनों में हम मास स्केल पे या एक लार्ज स्केल पे एक कंट्री के ऊपर इंपैक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे आपको पता ही होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब ये सच्चाई दुनिया के सामने आई, तो दुनिया को धीरे धीरे पता लगा कि यूएसए और रशिया जैसे देशों ने भी बहुत से केमिकल वेपन को तैयार कर रखा है। उसके अलावा और भी बहुत से ऐसे देश थे जो इस तरह के केमिकल वेपन्स को रखते थे। तो एक मुहिम चली जिसके तहत ये कहा गया कि हम इन बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स को खत्म करेंगे दुनिया से। ना हम इनको और ज्यादा बनाएंगे, ना हम इनकी प्रोडक्शन करेंगे, ना किसी से खरीदेंगे, ना इसकी टेक्नोलॉजी को किसी को ट्रांसफर करेंगे, ना इनकी स्टॉक क्रिएट करेंगे। हम किसी भी तरह से इन वेपन्स को और ज्यादा प्रमोट नहीं करेंगे। अब इसके लिए एक कन्वेंशन आता है जिसका नाम रखा जाता है बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन कन्वेंशन,
जो कि 1975 में आया था। अभी हाल फिलहाल में इसकी 183 कंट्रीज मेंबर हैं और यूएसए, रशिया और यूक्रेन, जो तीनों ही अभी हाल फिलहाल में न्यूज में रही हैं, ये तीनों ही इस ट्रीटी की पार्टनर हैं। देखिए, जब हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं तो हम अक्सर ये दलील देते हैं कि हम न्यूक्लियर पावर को पीसफुल पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, उनमें हम इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को यूज कर सकते हैं। तो दैट इज पीसफुल यूज ऑफ केमिस्ट्री। बट यहां पे आप इस क्लॉज को देके बच नहीं सकते। मतलब यहां पे कोई भी ऐसी जस्टिफिकेशन नहीं मानी जाती कि हम प्रोटेक्टिव या पीसफुल यूज करेंगे किसी भी टाइप का या क्वांटिटी का, किसी भी बायोलॉजिकल एजेंट का या टॉक्सिन एजेंट का। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि भैया अगर दूसरी कंट्री मेरे पे अटैक कर देगी तो मैं अपने बचाव के लिए ये केमिकल वेपन बना रहा हूं, या मैं इसको शांतिपूर्वक लोगों को मारने के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं। अरे भैया, इन सभी केसेस में ये चीज अलाउड नहीं है। उसके अलावा यहां पे इस ट्रीटी में हम बैन करते हैं हर तरह के उस डिलीवरी सिस्टम को जिससे ये जो आपके एजेंट है डिलीवर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक केमिकल है, इस केमिकल को डिलीवर करने के लिए कुछ लाइक मशीन्स वगैरह बनाने की जरूरत है या कोई सिस्टम बनाने की जरूरत है, तो आप उसे भी नहीं बना सकते हैं इस कन्वेंशन के अंडर। आप ना कोई ऐसा इक्विपमेंट बना सकते हैं, ना कोई वेपन। तो यहां पर किसी भी तरह से आप इसको अलाउ नहीं करते हैं। अब देखिए, इस कन्वेंशन के अंडर आपको 9 महीने के समय दिया जाता है जिसके अंदर आपने सभी तरह के स्टॉक पाइल्स को खत्म करना है और जो अगर केमिकल थोड़ा बहुत बनता भी है उसे डाइवर्ट करना है पीसफुल यूज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, उससे कोई यूजफुल प्रोडक्ट बन सकता है तो आप उसको वहां पे यूज कर सकते हैं। अब इसे समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये एक XYZ केमिकल है। ये आपका वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, एक केमिकल वेपन है। अब इसको मैं यूज करके, मान लीजिए इसका ये जो केमिकल है XYZ, इसे यूज करके एक ABC प्रोडक्ट बनाता हूं। ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है, मतलब इसे मैं किसी और इंडस्ट्री में यूज कर सकता हूं। तो ये जो मेरा स्टॉक पाइल है, इसको खत्म करने के लिए मैं उसे डाइवर्ट कर सकता हूं ABC इंडस्ट्री में। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसकी प्रोडक्शन कंटिन्यू रखेंगे, बट डिस्पोज ऑफ करने का भी एक तरीका होता है ना। तो इसके लिए आप इस ABC प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं जहां पे इस केमिकल का जो डेंजरस पोटेंशियल है वो खत्म हो जाए। अब देखिए, यहां पे कोई अथॉरिटी तो नहीं बनाई गई है, बट इस कन्वेंशन के अंडर यह कहा गया है कि आप बायलेटरल या मल्टीलेटरल कुछ अरेंजमेंट कर लीजिए, कॉपरेट कीजिए एक दूसरे के साथ, जिसके थ्रू आप इस कन्वेंशन के कंप्लायंस को इंश्योर करेंगे। उसके अलावा इस कन्वेंशन के तहत आपको यूएन को रिपोर्ट करना होगा कि आप किस तरह से इस कन्वेंशन को इंप्लीमेंट कर रहे हैं अपनी स्टेट में। अब मान लीजिए आपको ऐसा लगता है, फॉर एग्जांपल इंडिया को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान चाइना के साथ मिलके कुछ ऐसे हथियारों को डेवलप कर रही है या कर चुकी है, तो यहां पे आप इस चीज की रिपोर्ट कर सकते हैं UNSCR में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है इस कन्वेंशन के। बट यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है, ये पहली आपकी मल्टीलेटरल ट्रीटी है जिसमें हम डिसआर्मामेंट के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब जहां पे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की एक इंटायर कैटेगरी को हमने बैन कर दी है। अब देखिए, आप सभी को पता होगा कि ये जो बायोलॉजिकल या केमिकल वेपन है, ये भैया बहुत खतरनाक है। अब जैसे कोविड की ही बात कर लें तो कई लोग अपनी जान से हाथ गंवा बैठे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस। तो ये एक तरह का मास डिस्ट्रक्शन का वेपन है और एक कंप्लीट क्लास के ऊपर हमने बैन लगाने की कोशिश की है इस कन्वेंशन के थ्रू। उसके अलावा ये एक की एलिमेंट है जिसके थ्रू हम इस तरह के हथियारों का फैलाव विश्व में रोकने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मान लीजिए यूएसए के पास ये हथियार थे। अब हो सकता था बाद में ये यूएसए इन हथियारों को पाकिस्तान को दे देता। अब पाकिस्तान को कैसे दे देता? भैया, पाकिस्तान के साथ यूएसए की जो नजदीकियां थी 1960-70 के दशक में, वो बहुत ज्यादा थी। बिकॉज उस समय ना रशिया इनके काबू में था, ऑल्दो चाइना थोड़ा बहुत था, बट बाद में चाइना भी इनसे थोड़ा अलग हो गया था, मतलब जुदा हो गया था 70-80 के दशक में। उसके अलावा पाकिस्तान तो इनका पिट्ठू था और इंडिया नाम स्टार्ट कर चुका था। तो यहां पे इतनी बड़ा जो एरिया है, यूएस से इस एरिया के ऊपर नजर रखना चाहता था। तो उस समय पाकिस्तान से बढ़िया उनके पास कौन ऑल्टरनेटिव हो सकता था? तो यहां पे एक चीज याद रखना कि इस कन्वेंशन के थ्रू हम इसके पॉलिफरेशन यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन को कहीं ना कहीं कंस्ट्रेन कर पाए हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए इस कन्वेंशन की, तो यहां पे आपको याद रखना है कि अभी हाल फिलहाल तक इसके 8 रिव्यू हो चुके हैं।
यहाँ पे जो हम रिव्यू करते हैं 5 सालों में एक बार करते हैं, और 1980 में हमने पहली बार इस कन्वेंशन को रिव्यू किया था। अब बात की जाए इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स की, तो आपको ये याद रखना है कि इस कन्वेंशन को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी वर्क नहीं करती है। अब किस तरह से अलग अलग कंट्री इसको इंप्लीमेंट कर रही है कन्वेंशन को, इसके बारे में हमें ज़्यादा पुख्ता नहीं पता होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपकी ऑब्जर्व नहीं कर रही है। उसके अलावा एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी है कि आप हर 5 साल में इसको रिव्यू करते हो, तो इसकी इंप्लीमेंटेशन में उतनी मुस्तैदी हमें नहीं देखने को मिलती है। पता अब देखिए, हाल फिलहाल में इस चीज को टोटली डिनाई किया गया है यूएसए द्वारा कि वो किसी भी तरह की कोई सहायता नहीं कर रही है यूक्रेन की इस तरह के हथियार को बनाने में। उसके अलावा यूएसए का यह मानना है कि रशिया इस तरह के बयान इसलिए दे रहा है क्योंकि भविष्य में हो सकता है कि रशिया यहां पे बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल करे। हालांकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने इस बार ये कहा है कि हमें बायोलॉजिकल और टॉक्सिन वेपन कन्वेंशन जो है उसको लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, और साथ के साथ हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि इस माहौल को जल्द से जल्द ठंडा किया जाए। अगर हालात को यहाँ पे काबू नहीं किया गया तो हो सकता है कि यह विश्व का दूसरा अफगानिस्तान बन जाए। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। धन्यवाद।